So, hello people, welcome to the channel CTV, and in this video we are going to continue the सिक्योरिटी वैल्यूएशन रिवीजन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल के जो भी 15 क्वेश्चंस करे थे उसका सबका क्रक्स जो है आपको बताया था। एंड वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, बट वो बाद में ऑडियो वाला प्रॉब्लम आ गया तो वो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया। खैर जो भी है, तो अब जो है हम कुछ ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के, राइट। ये पर्टिकुलर जो बुक है, ये बुक तो आप सबको पता ही होगा, गौरव सर की बुक है, आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगी, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर नोट्स है, इस नोट्स के थ्रू जो है हम समझेंगे कि यार और देखेंगे कि यार जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं है, और अगर कभी नहीं है तो हम इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमको वेरी फ्यू क्वेश्चन करने रहते हैं, बाकी एक बार नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करना रहता है, राइट। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा ज़्यादा, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 3 है, द कंपनी इज़ कंटेम्पलेटिंग एन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो कंपनी जो है इशू करी इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस तो उसका 125 है, और डिविडेंड पर शेयर लास्ट 5 ईयर्स का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है 10, 11, 12, 14। अब ये तो डिविडेंड पर शेयर है लास्ट 5 ईयर्स का। अब देखो फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी 4% है, और इशू प्राइस जो है 125 है। तो हमको ग्रोथ रेट निकालना है डिविडेंड का। अब देखो आपको करंट मार्केट प्राइस दे के रखा है, मतलब P0 दे के रखा है आपको एक तरीके से। और तो समझने वाली बात ये है कि इधर करंट मार्केट प्राइस 125 दे के रखा है, इशू प्राइस 125 दे के रखा है। चलो हम P0 को करंट मार्केट प्राइस लेते हैं, तो चलो हमने वो ले लिया, ठीक है। तो P0 दे के रखा है, देखा जाए तो डिविडेंड भी दे के रखा है। अब पॉइंट ये है कि चलो न्यूमरेटर भी दे के रखा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, राइट। तो शायद यही पूछ रहे हैं वो, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर निकालो। तो के हम निकाल सकते हैं, हम के निकाल सकते हैं अगर हमको ग्रोथ पता हो, मतलब एटलीस्ट के के अलावा सब पता हो, तब जाके के निकलेगा। अब ग्रोथ निकालना है तो देखो ग्रोथ रेट ये देखो, तो ऐसे केस में जो है CAGR का उपयोग होता है। CAGR का उपयोग ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको जो डिविडेंड है 1 2 3 4 5 6, देखो सॉरी इधर जो है इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि जो DN होता है इक्वल टू D0 1 + G की पावर 4, ऐसा होता है। DN आपका है 14, D0 है 10, 1 + G की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 1 + G की पावर n-1 और n इधर 5 है तो 5 - 1 4, राइट। तो 14 / 10 करा और 2 बार अंडर रूट करा, तो ये आया हमारा 8.76%, ठीक है। तो 8.776 आया। तो इस तरीके से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8.776 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि CAGR तब यूज़ होता है जब सीरीज़ ऑफ डिविडेंड दे के रखे, तो ठीक है हम लिख लेते हैं, ठीक है, तब ये CAGR यूज़ होता है। तो इससे हमारा जो है ग्रोथ रेट आ गया। अब के निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा 125 है, P0 इक्वल टू हमारा जो G है D1 निकालना है अब हमको। अब कायदे से इधर जो 14 डिविडेंड है वो 14 में हमें जो 557 जो भी 6 है, जो भी आया है 8 पॉइंट जो भी 6 है 8.776 का जो भी ग्रोथ है वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये सारा डेटा तो हमको दे के रखा है, ठीक है। तो P0 निकाल रहे जो वो P0 2016 का निकाल रहे हैं, तब D1 निकालो। D1 क्या है 14 में ग्रोथ ऐड कर लो, तो 14, ठीक है, और ग्रोथ क्या है 1.08776 D1 अपॉन KE। KE कितना होगा, KE तो निकालना है, ठीक है, और KE - G, वो G कितना है वही 8.776%, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि P0 125 लेंगे कि नहीं लेंगे, राइट। जब मैंने आपको बोला था कि जो P0 होता है वो पर्टिकुलर फ्लोटिंग कॉस्ट का नेट होना चाहिए, ठीक है, और फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है 4% है, ठीक है। तो ऐसे कैसे नेट करो, तो उसको नेट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो हमको इधर दिखा कि फ्लोटिंग कॉस्ट में क्या करना पड़ता है। तो आपने जो है 125 का 96% किया, ठीक है, तो 120 आया, राइट। 120 को D1 से, ठीक है, इक्वल टू D1 क्या है D0 1 + G, ठीक है, 1.08776, और KE - G, KE कितना है, KE तो निकालना है हमको, और फिर 8.776%, राइट। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है आंसर मिलेगा कि जो KE है वो 21.47% है, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये था कि हमको ग्रोथ रेट निकालना था, तो एक CAGR का कंसेप्ट समझ में आ गया, और ये हमने जो है फ्लोटिंग कॉस्ट भी देखा। अगला पॉइंट आता है कि SR के जो एक लिस्टेड कंपनी है जस्ट अनाउंस बोला है, देखो मतलब पास D0 है ये, जस्ट अनाउंस एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 13-14
EPS एंड DPS फॉर द 5 ईयर इतना दे के रखा है, ठीक है, तो ये पूरे 5 साल का दे के रखा है। अब इन दी ओपिनियन ऑफ MD, जो MD है, इफ़ करंट डिविडेंड पॉलिसी इज मेंटेन, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि करंट डिविडेंड पॉलिसी कितनी है, राइट। अब करंट डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये तो नहीं होता कि करंट ईयर की डिविडेंड पॉलिसी, हमको हर साल की डिविडेंड पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। अब उसमें पॉइंट ये भी आता है कि अगर हम हर साल का डिविडेंड पॉलिसी निकालें तो अगर वो इक्वल हो तो ठीक है, पर वो अनइक्वल है तो ऐसे केस में हमको चूज़ करना पड़ेगा क्या कि किस साल की डिविडेंड पॉलिसी निकालनी है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? डिलेमा है कि करंट डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है करंट ईयर की कि नहीं, और चलो अगर करंट ईयर की नहीं है तो ऐसे केस में जो है आप एवरेज देखते हो, एवरेज क्या देखते हो, सॉरी, आप हर साल का देखोगे, तो हर साल में से अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, कांस्टेंट नहीं है तब क्या करेंगे, तो किसका चूज़ करेंगे, राइट। और क्या करंट डिविडेंड पॉलिसी एवरेज निकलता है, तो वो सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन दी ओपिनियन ऑफ MD ऑफ SR के करंट डिविडेंड पॉलिसी इज मेंटेन, अगर वो मेंटेन हुई तो एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड विल नो बेटर देन, अगर ये करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन हुई तो जो एनुअल ग्रोथ है ना अर्निंग और डिविडेंड में, अर्निंग में भी और डिविडेंड में भी, विल बी नो बेटर देन एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग ओवर पास्ट ईयर, ठीक है। मतलब कि एनुअल ग्रोथ जो अर्निंग और डिविडेंड की है वो जो एनुअल ग्रोथ है वही रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, अगर करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन रही तो। तो पॉइंट ये है कि पहले अपने को डिविडेंड पॉलिसी समझनी है, ठीक है, कि करंट डिविडेंड पॉलिसी है क्या, जो आप ये इतना मेंटेन की बात कर रहे हो ना, करंट डिविडेंड पॉलिसी है क्या, राइट। फिर सिंस दी बोर्ड ऑफ SR के, तो देखो पहले तो एक जो निकालना है करंट डिविडेंड पॉलिसी, एक अपने को करना है, चलो ठीक है। सिंस दी बोर्ड ऑफ SR के इज रिलक्टेंट टू टेक डेप्ट टू फाइनेंस ग्रोथ एंड इट इज़ कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स डिविडेंड पॉलिसी बाय रिटेनिंग 50% ऑफ अर्निंग, डेप्ट लेने का इनका कोई मन नहीं है, रिलक्टेंट है, ठीक है, तो अपने डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि रिटेन कर रहे हैं 50% ऑफ अर्निंग। अब देखो रिटेंशन रेशियो DPS और ये जो है रिटेंशन, तो ये 50% हो गया, तो पे आउट रेशियो हमने देख लिया कि रिटेनिंग 50% ऑफ इट्स अर्निंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट हैविंग द पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, तो ऐसे वेरियस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं जहाँ पे पोस्ट टैक्स जो रेट ऑफ रिटर्न है वहाँ पे 15% है, अच्छा खासा मतलब कि रिटर्न है वहाँ पे, बीटा भी है, और मतलब कि पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है तो एक तरीके से के ही हो गया, बीटा नहीं सॉरी पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है तो ये रिटर्न का रेट हो गया, ठीक है, तो ये R हो गया, के ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हम के ही निकालेंगे बीटा MRP मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रेट से, और वो जो है हम निकाल लेंगे। अब वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, तो हमको तो क्या करना है, हमको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तब निकालना है जब कोई चेंज अनाउंस ही नहीं हुआ था, ठीक है, जब कोई चेंज ही नहीं अनाउंस किया था, और तब करना है जब चेंज हो गया, चेंज इन द सेंस की जो डिविडेंड पॉलिसी चेंज वाली अपन ने पड़ी 50% वाली, पर जब चेंज नहीं हुआ तो मार्केट प्राइस क्या थी, तो एक बार हम समझते हैं कि करंट डिविडेंड पॉलिसी किसकी थी क्या है। तो देखो जब आप जो है मार्केट प्राइस निकालनी, जब ग्रोथ रेट जो है करंट वाला हो, ठीक है, नया वाला नहीं हो, तो पहले करंट वाला कैसे निकाले, 8.2 को हम 14 से अगर डिवाइड करें तो इधर तो 60% दिख रहा है ना, यही 8.1 को 13.6 से डिवाइड करें तो इधर तो अलग, वो भी अलग परसेंट आ रहा है, तो मतलब कि ये हर ईयर का तो अलग अलग है, तो करंट डिविडेंड पॉलिसी किसकी निकालेंगे पहला, और दूसरा ये है कि 8.2 जो है डिवाइड बाय 14 करूँगा तो ये एक तरीके से 58% आ रहा है, तो करंट सॉरी हाँ 58% आ रहा है, तो ऐसे केस में ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने सिर्फ इसको ही कंसिडर किया तो फिर इसका मतलब क्या रहेगा, तो ऐसे केस में जो है हमको फिर ग्रोथ रेट हमको CAGR के हिसाब से निकालना पड़ता है, राइट, तब इधर जो है CAGR का मतलब आता है। जो आप CAGR, अब आप जो है CAGR करो कैलकुलेट, CAGR वही, ठीक है, कि आप जो है अपना DN अपना जो है EPS, चलो इधर तो ये EPS मांग रहे हैं ना, अब पहला पॉइंट तो ये आता है समझने का कि चलो CAGR से हम निकाल लेंगे, पर पॉइंट ये है कि इधर EPS भी ग्रो हो रहा है और DPS भी ग्रो हो रहा है, राइट, और लिखा हुआ है कि इफ़ करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन्ड, अगर करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन रही, ठीक है, इफ़ करंट डिविडेंड पॉलिसी इज मेंटेन, एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड विल बी नो बेटर देन द एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग ओवर पास्ट ईयर। वो बोल रहे हैं करंट डिविडेंड पॉलिसी अगर मेंटेन रही तो ऐसे केस में जो अर्निंग और डिविडेंड का जो ग्रोथ हो रहा है ना वो कोई बेटर नहीं होगा अर्निंग के ग्रोथ से, ठीक है। तो अपन ने ये माना कि करंट डिविडेंड पॉलिसी चलो मेंटेन्ड है, तो इधर अपन जो कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमको करंट डिविडेंड पॉलिसी निकाली, नहीं हम करंट डिविडेंड पॉलिसी नहीं निकाल रहे, जो समझने में ऐसा लग रहा था ना कि करंट डिविडेंड पॉलिसी निकाल रहे हैं, पर नहीं, हमने तो ये मान लिया कि चलो करंट डिविडेंड पॉलिसी तो मेंटेन्ड है। अब ऐसे केस में क्या करें, आप करंट डिविडेंड पॉलिसी तो मेंटेन्ड है, तो अभी बोल रहे हैं कि एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग निकालो, क्योंकि एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग से तो ज़्यादा होएंगे ही नहीं,
ठीक है, तो यही करा, तो जो एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग निकाली, और मतलब कि आपको CAGR जो है एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग पे निकालना है, लगाना है, मतलब कि 14 जो है D0, ठीक है, और DN 14 है, ठीक है, और 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से 14 डिवाइड बाई 12.2 की पावर, ठीक है, और 1/4 2 बाय स्क्वायर रूट करो, और इस तरीके से जो है आपका जो है जब आप CAGR का फॉर्मूला लगाओगे 3.5% आ जाएगा, और ये जो है CAGR का फॉर्मूला। अब आप निकाल सकते हो कि P0 जो है क्या निकलेगा, D1 अपॉन K माइनस जी, ठीक है। तो D0 1 + D अपॉन K माइनस जी, राइट। अब D0 तो है हमारा 8.2 1.035 और K माइनस जी, राइट। और इन्वेस्टमेंट जो है वेरियस प्रोजेक्ट में करना ही है, तो पहले भी करना था, वो तो अभी भी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो डिविडेंड पॉलिसी चेंज हुई है 50% कर रहे हैं तो जो बचा हुआ पैसा है तो वही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। भैया पहले भी वेरियस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे, तो आप निकालो इसका जो है KE है, तो अपना जो है मार्केट रिस्क प्रीमियम है, इसको अपने 1.5 से मल्टीप्लाई करते हुए रिस्क फ्री रेट ऐड करा, तो ये CAPM मॉडल से आया, ये हमारा 12% आया। तो बस आपको अब कैलकुलेशन करना है, P0 निकालना है। इस तरीके से 99.85 जो है आपका प्राइस आ जाएगा, राइट। ये प्राइस तब आएगा जब डिविडेंड पॉलिसी जो है आपकी मेंटेन्ड है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर चेंज है डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है, तो पहला डाउट यही आता है जब चेंज होता है डिविडेंड पॉलिसी में कि हम जो है D0 या जो D1 है वो लेंगे क्या, राइट। और एक पॉइंट ये भी समझने का है कि ग्रोथ कैसे निकाले, और हमने पढ़ा है कि जब डिविडेंड पॉलिसी में चेंज होता है ना, मतलब ग्रोथ में भी चेंज होगा। अगर G की बात करें, G = BR, B कितना है आपका, B है आपका रिटेंशन रेशियो 50% है, और जो R है, R आपका जो है 15% है। रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो 15 × 0.5 ये 7.5, ये आपका ग्रोथ आ जाएगा, राइट। तो अगर D0 आपने 14 लेके रखा है तो 14, ठीक है, 1 + G 1 + 0.075, ठीक है, और KE माइनस जी, KE क्या ही होगा आपका, K होगा आपका 12%, ठीक है, और G आपका कितना है 7.5%, ठीक है। तो 1.075 × 14 और जो है यह 4.5%। तो इस तरीके से जो है अब बनती बात है कि जो है 8.2, 1 सेकेंड, 8.2 नहीं, आपने उधर तो 8.2 ले लिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पॉलिसी चेंज ही नहीं हो रही थी, कांस्टेंट पॉलिसी थी, तो आपने D0 लेके G कर दिया। पर आपको समझना पड़ेगा कि जब पे आउट चेंज होता है ना, तो डिविडेंड भी चेंज होता है, और डिविडेंड के साथ साथ जो है हमारा जो ग्रोथ है वो भी चेंज होती है, राइट। तो इधर पे आउट चेंज हुआ है तो डिविडेंड चेंज होगा। तो डिविडेंड कैसे चेंज होगा भाई, आपका EPS है ना 14, इस पे लगाओ पे आउट रेशो, तो इस पे 14 पे पे आउट रेशो लगाया 50%, तो आएगा 7, ठीक है, और ग्रोथ तो चेंज हुआ है, ठीक है, तो 7 और 7.5% ग्रोथ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 167.22 जो है आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हुआ ओवर। इसलिए एक पॉइंट समझना जरूरी है कि जब पे आउट रेशियो चेंज होता है तो डिविडेंड भी चेंज होता है और ग्रोथ भी चेंज होता है, और डिविडेंड चेंज होता है तो उसका रास्ता जो है वो EPS से ही जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A। द फर्म वॉज स्टार्टेड अ ईयर अगो, 1 साल पहले जो है फर्म स्टार्ट हुई थी। इक्विटी कैपिटल तब 20 लाख था। तो देखो सारा डेटा आप लिखो, तो रुपीज़ में दे के रखा है, अर्निंग भी जो है दे के रखी है 2 लाख रुपी, डिविडेंड भी दे के रखा है 1.5 लाख रुपी, P रेशो दे के रखा है 12.5, राइट। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से मार्केट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार मार्केट वैल्यू भी निकाल ली, तो 12.5 × 2 करके 25 लाख रुपी। चलो, दैट्स सर्टेन वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ ऑप्टिमल। अब पहले ही देखो कि ऑप्टिमल है कि नहीं है। अब वो उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमको R और KE देखना पड़ेगा। अगर KE की बात करें, हमारे पास KE निकालने का और कोई चारा नहीं देख रखा है, तो बनती बात है कि हम 1/12.5 करेंगे, और ये यूजुअली 8 होना चाहिए, तो KE हमारा 8% आया। रही बात है R की, तो R में हम ये देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल कितना है, जो कि ये 20 लाख, राइट, और अर्निंग है 2 लाख, तो ये हो गया 10%। अब जब R हमारा KE से ज़्यादा है तो ऐसे केस में तो ज़ीरो कुछ होना ही नहीं चाहिए पे आउट, ठीक है। पे आउट नहीं होगा तभी मैक्सिमम रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी का जो अभी पे आउट रेशियो है अर्निंग में से, वो जैसे 75% डिविडेंड पे करते, तो भैया ये कोई ऑप्टिमल तो होगा नहीं, क्योंकि बनती बात है, क्योंकि ऑप्टिमल तो 0% है। अब व्हाट शुड बी द P रेशियो एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट। वो बोल रहा है कि भाई P रेशियो कितना होना चाहिए ताकि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी रखूँ, ठीक है,
उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो, डिविडेंड कम बांटू, ज़्यादा बांटू, ज़ीरो बांटू, पूरा बांटू, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो। कब होना चाहिए पी रेशो, मतलब कि कब क्या पी रेशो ऐसा होना चाहिए तब जब डिविडेंड पे आउट रेशियो का कोई इफेक्ट ही नहीं हो। तो देखो जब तुम्हारा आर के ई के इक्वल होगा, जैसे के ई आर है हमारा 10%, अगर पी रेशियो भी 10 रहा तो फिर सब समझ में आ जाएगा कि देखो तब तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बात देख लेते हैं, और यही इसका आंसर है कि जब पी हमारा 10 रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पे आउट रेशो कुछ भी हो, हमारे वैल्यू पे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि जो पी रेशियो 12.5 है, अगर वो 8 हो जाता है तो क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो समझो 12.5 हुआ की जगह 8 हुआ तो 1/8 आपका के ई हो गया 12.5, तब का के ई 12.5 हो गया। तो ऐसे केस में जो है आप अगर 100% डिविडेंड बांटोगे तब जाके ऑप्टिमल होगा। तो जैसे ए पॉइंट में बोल रहे थे कि ऑप्टिमल तब होगा जब ज़ीरो पे आउट हो, इधर तब होगा जब 100% पे आउट रेशियो होगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे ही होंगे और ये इजी क्वेश्चन में से ही एक है, ठीक है। बस R इक्वल टू के का याद रखना कि जब पे आउट रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आती बात अगले क्वेश्चन की, जिसमें जो है बुक वैल्यू देखे रखा है 137.80, राइट, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बुक वैल्यू पे रिटर्न देखो, टोटल बुक वैल्यू पर शेयर है, ये भी देखो पर शेयर। भाई एक शेयर की बुक वैल्यू है तो रिटर्न निकाल लो तो आपका ईपीएस आ जाएगा, ठीक है, ईपीएस आ जाएगा ना। अब उस ईपीएस में 60% रिटेन्ड है और 40% डिविडेंड है, तो 20.67 का 60% तो 12.402 रिटेन्ड है माइनस 20.67 8.268 ये आपका डिविडेंड है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर, हमको दे के रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, ठीक है। और जो हमारा के ई है वो के ई हमारा 18% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो शेयर की प्राइस क्या है, तो ऑब्वियस बात है कि आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपने जो है सबसे पहले डीपीएस निकाला, जो डिविडेंड है 8.268, राइट, तो 8.268 होगा आपका, ठीक है। डिविडेंड प्लस ईपीएस में से डीपीएस माइनस करो, जो ईपीएस है आपका 20.67 उसमें से 8.268 माइनस करो, और आर बाई के ई, ठीक है, इंटू आर बाई के ई और होल डिवाइड बाई के ई। आर आपको पता है 15% है, के ई आपको पता है 18% है और होल डिवाइड बाई के ई। तो इस तरीके से जो है आपका हो जाएगा, तो इतना कुछ टफ नहीं था ये भी, ठीक है। अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब भी जो है आर होते हैं, तो वो हमको दिख गया इस क्वेश्चन के थ्रू, जहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटरनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो के ही होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर होता है, राइट। चलो तो इधर भी देखो आर है आपका 20%, डिक्लेयर्ड डिविडेंड क्या बोला है, इट हैज़ डिक्लेयर्ड डिविडेंड 80% ऑन इट्स इक्विटी शेयर। अच्छा, जब डिक्लेयर हो गया 18% है तो 18% का फेस वैल्यू पे निकलेगा 10, तो 1.8, तो D0 हो गया 1.8, ठीक है, ये हो गया 1.8, मतलब DPS हो गया 1.8, ठीक है। और फेस वैल्यू पे हो गया, पे आउट रेशो 36% है और पी रेशो 7.25 है। तब जैसे कि डिक्लेयर डिविडेंड 18% है, जैसे 1.8, तो 1.8 को पे आउट रेशो जो है 36% उससे डिवाइड किया तो 5 हमारा हो गया ईपीएस। तो 5 में से 1.8 माइनस करो, ई माइनस डी, और आर बाई के ई करना पड़ेगा। आर तो हमारा है 20%, ठीक है, आर हो गया 20, ठीक है, तो 0.20, और के ई कितना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1/p रेशो करो, तो एक तरीके से जो के ई हो जाएगा वो आपका 13.80 हो जाएगा। एक बार देखते हैं के ई कितना रहेगा, वो के ई आपका जो है 13.80, ठीक है, तो जब और होल डिवाइड बाय 13.80%, तो इस तरीके से जो है आपका आ जाना चाहिए। पर देखो इसमें अब इसके लिए इसको स्टार मार्क करो, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से काफ़ी हटके है, इन द सेंस कि आपने के ई निकालने का तरीका सिर्फ यही आपको दिख रहा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो 7.25 है सिर्फ, तो 1/7.25 कर लो। तो ये भी समझना चाहिए कि हमको यही लास्ट रिजॉर्ट दिख रहा है, बट ऐसा है कि लास्ट रिजॉर्ट इसके अलावा भी है, मतलब कि पी रेशियो के अलावा भी हम जो है के ई दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। हमने जिस पी रेशियो का उपयोग के ई निकालने में किया, बेटर है कि के ई आप जो है मिसिंग फिगर से निकालो, इन द सेंस कि ये पी रेशियो है ना, इसको ईपीएस से मल्टीप्लाई करो, जो कि हमारा 5 आया था, और इससे आ जाएगा आपका P0। तो इंस्टेड ऑफ 1/7.25 करने के
ये आप जो है P0 निकाल लो इससे। तो आपने P0 निकाला तो आपके पास एक P0 का डेटा है 36.25 और इक्वल टू, फिर वही बात आ जाती है DPS आपको कितना है 1.8 प्लस 5 माइनस 1.8 और R बाय के करो। R कितना है आपका 0.20, के कितना है अब के नहीं पता, R बाय के और होल डिवाइड बाय के। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाती है और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा, आपको के मिल जाएगा। और एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन ऐसी बनेगी कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी, राइट। और फिर उस इक्वेशन को जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो अब अगले क्वेश्चन जो आते हैं वो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसके ओवर प्राइस और अंडर प्राइस के बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं, और साथ ही साथ होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने का है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रिटर्न देता है, जैसे म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं ना कि रिटर्न आता है डिविडेंड का, देन फिर वो रिडेम्पशन पे जो कैपिटल गेन होता है वो सब चीज़ें हैं, पर यह है कि वो होल्डिंग पीरियड करेगा। हाँ, तो वो समझना, उसको एनुअलाइज़ करना हो तो फिर आपको फिर ध्यान रखना है कि उसको एनुअलाइज़ करना रहेगा, ठीक है। जैसे 3 महीने का है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको डिवाइड बाय 3 करके इंटू 12 करना पड़ेगा एनुअलाइज़ करने के लिए। फिर वो पॉइंट आता है कि जब रिटर्न परसेंटेज में निकाल रहे हो आप, तो एक तो आपको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, जो आपको रिडेम्पशन वैल्यू जो मिलती है उसका डिफरेंस, ठीक है, होल डिवाइड बाय P0 करना, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। नीचे बेस वेरिएंट तो P0 ही होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आ जाएगा। चलो एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, राइट, समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो टाटा है इस टू पे डिविडेंड, उसको डिविडेंड पे करना है 2.15 एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो उम्मीद कर रहा है एक्सपेक्ट इज टू पे डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11.2% पर ईयर, ठीक है, फॉर एवर, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन टाटा स्टॉक, देखो आर भी मिल गया आपको, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टू ग्रो जी मिल गया। तो सबसे पहले तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं आपको बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वही अपना P0, ठीक है, तो वो होता है एक तो D1 अपॉन के माइनस जी, ठीक है। अब देखा जाए तो ये इस टू पे है, इस टू पे डिविडेंड, मतलब ये डिविडेंड होना चाहिए, D1 होना चाहिए। देखते हैं कि इन्होंने यही कराया कि नहीं कराया। तो 15.2 माइनस 11.2, ठीक है, ये 4% है, ये हमारा के माइनस जी हो गया। तो 2.15 डिवाइड बाय 4% है, ये 53.75 आना चाहिए। देखते हैं कि 53.75 है कि नहीं है इनका, राइट। तो वही आया ईज टू पे डिविडेंड, मतलब कि आपको कंफ्यूज नहीं होने का है कि अगर ग्रोथ देके रखी तो ये तो D0 ही होगा, नहीं, ईज टू पे डिविडेंड तो ऑब्वियस ही बात है कि ये D1 की बात हो गई है सर। तो हमने ये भी समझ लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो P0 ही होता है। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आया 53.75, ठीक है। अब इफ़ द करेक्ट स्टॉक प्राइस टाटा का इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो स्टॉक प्राइस है ना, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड प्राइस, ये क्या है, करंट स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड प्राइस, ये P1 क्यों निकालना है। तो ठीक है, चलो P1 निकालना है कि तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड प्राइस है तो ग्रोथ से कर लो मल्टीप्लाई, और यही इसका आंसर है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था कि इसमें ग्रोथ मल्टीप्लाई करोगे P0 में 1+T, तो नेक्स्ट ईयर का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि देखो, ठीक है, माना अनएक्सपेक्टेड कोई सी चीज़ आती है, पर ये तो समझ में भी आ रहा है कि ये P1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब समझ में आ रहा हो P1 की बात करें तो ज़बरदस्ती का 1.5 कल नहीं लगाने का, P1 कर लेने का कैलकुलेट, ठीक है। और इफ़ एन इन्वेस्टर वांट टू बाय टाटा स्टॉक नाउ, उसको तो अब भी बाय करना है, ठीक है, एंड सेल इट आफ्टर रिसीविंग 2.15 डिविडेंड, कि मेरे को जब डिविडेंड मिलेगा ना 2.15, अभी मैं बाय कर लेता हूँ, वो 2.15 डिविडेंड मिलेगा तब मैं इसको सेल कर दूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन इन परसेंटेज टर्म्स, देखो इधर आप समझो कि आपका P0 क्या है, P0 अभी आपका है 53.75, है ना। अब एक ने बोला कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि जो है मैं अभी कर लेता हूँ इन्वेस्ट, ठीक है, और जैसे ही मेरे को मिलेगा ना डिविडेंड मैं बेच दूँगा, ठीक है। तो अब आप बेचोगे तो आपको डिविडेंड की तो इनकम चलो हो गई, आपको डिविडेंड की इनकम होगी, आपको कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो व्हाट इज़ द कैपिटल एक्सपेक्टेड, वो जो कैपिटल गेन है वो क्या रहेगा, डिविडेंड यील्ड क्या है, और व्हाट इज़ द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये 3 चीज़ें उन्होंने पूछ ली। तो देखो अब आपने जो है P0 तो आपने पहले ही निकाल के रख दिया था, जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी 53.75, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू थी,
फिर बात आती है कि करंट स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, तो ठीक है कि आपने जो कैलकुलेट किया वही हमारी स्टॉक प्राइस है, और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी जिसमें हमने ग्रोथ रेट करके 59.77 किया था। अब पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन को घुमाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हमने जो स्टॉक है का परचेस किया और 2.15 का डिविडेंड मिलके हमने जो है बेच दिया, कैपिटल गेन कितना होगा। अब आपने जो P0 P1 निकाला, अब आपको ये दिमाग में आएगा कि यार डिविडेंड तो हमको मिल गया है तो पैसे कम हो जाएंगे या P1 कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने जो कैलकुलेशन करके रखा था 59.77 P1 माइनस P0, तो ऑब्वियस बात है कि 6.02 ही आपका कैपिटल गेन होगा। अब ये जो कैपिटल गेन है, ठीक है, ये 6.02, ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन है। अब पॉइंट ये आता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड क्या है। यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है, जो 2.15 डिविडेंड है उसको अपन ने मार्केट प्राइस पे निकाल लिया, एंड देन जो 6.25 था तो उसको भी हमने जो है मार्केट प्राइस पे निकाला, तो ऐसे कैपिटल गेन यील्ड भी आ गया और डिविडेंड यील्ड भी आ गया। मार्केट प्राइस में हम वो ऑब्वियसली बात है P0 वाला मार्केट प्राइस लेंगे। चलो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो ऑब्वियसली बात है कि 2.15 डिविडेंड है और 6.02 जो हमारा कैपिटल गेन है डिवाइड बाय जो हमारा P0 है, ठीक है। P0 क्या है कि ये हमारा जो P0 है वो है 53.75, राइट। तो इस तरीके से जो 15.2 है वो हमारा डिविडेंड, ये हमारा यील्ड हो गया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, राइट। अब इसको एनुअलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एनुअलाइज़ करना पड़ेगा उसको, तो उसके हिसाब से कर देंगे। ओके, तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल रहा है ओम टेक लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियर गुड्स, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक मॉडरेट ग्रोथ, राइट, इन कमिंग ईयर। अब डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर हैव जस्ट बीन पेड एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे डिविडेंड ₹18, ओके। तो D0 आपका क्या हुआ 18, राइट। अब वो बोल रहा है कि इक्विटी शेयर जो है मतलब P0 भी हो गया, ठीक है, 200। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट लो KE भी हो गया 14%। अब आपसे मार्केट प्राइस पूछ रहे हैं, रुको 1 सेकेंड। अच्छा, करंटली ट्रेडेड, देखो मतलब वही बात आ रही है कि वो करंटली ट्रेडेड बोल दिया है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखो ये वही बात हो गई कि इन्होंने जो बता दिया है कि करंटली इतना ट्रेड कर रहे हैं और आपको अपनी वैल्यू निकालने की, तो ठीक है, हम हमारी वैल्यू निकाल देते हैं कि अगर D0, देखो मॉडरेट ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है और D0 देख रखा है ना, ठीक है। अब हम P0 कैसे निकालते हैं, D0 1 + G अपॉन KE माइनस G। D0 है हमारा 18, ठीक है, अब 1 + G। पर इन्होंने क्या है कि वो मॉडरेट ग्रोथ को जो है इन्होंने क्वांटिफाई नहीं करके रखा है कि किस तरीके से हम बताएं मॉडरेट ग्रोथ क्या है, उन्होंने से बोल के रखा है, क्वांटिफाई नहीं करके रखा है। तो ये जो D0 है हमारा 1 + G कैसे करेंगे, तो देखो अगर आपने देखा हो तो ये लिखा हुआ है कि वो एक्सपेक्टेड कर रहा है ग्रोथ, ठीक है। इन कमिंग ईयर्स डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर हैव जस्ट बीन पेड एंड द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे डिविडेंड। अब वो जो बोल के रखा है कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे, कंटेम्पलेटिंग टू पे का मतलब होता है कि वो पे करने वाली है, ठीक है, पे कर सकती है। कि उन्होंने लास्ट ईयर का डिविडेंड तो जो है वो पे कर दिया है, अब वो कंटेम्पलेट कर रही है, कंटेम्पलेटिंग टू पे कि जो है 18 जो है डिविडेंड पे करने का है। तो 18 जो है वो लास्ट ईयर का सोच के D0 मत कर देना, ये कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे 18, तो एक तरीके से वो हो गया D1 हमारा, ठीक है। और वापस एक चीज़ और है जो मिस आउट करते हैं, एक तो कंटेम्पलेटिंग टू पे मिस आउट करे थे, और दूसरी चीज़ कि वो अपने से मार्केट प्राइस मांग रहा है आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो P1 मांग रहा है। एक तरीके से उन्होंने P0 दे के रखा है, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया एक तरीके से कि P0 = D1 अपॉन KE माइनस G, इस तरीके से वो जो है फॉर्मूला हो गया। पर समझो इधर लिखा हुआ है कि एज्यूम करो जो कैपिटल गेन टैक्स है। अब देखो कैपिटल गेन टैक्स है मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि हम परपेचुअल नहीं हैं। कैपिटल गेन टैक्स से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो तुम कर रहे हो D1 अपॉन KE माइनस G, तो वो तो परपेचुअलिटी शो करता है, वो तो परपेचुअल रहता है, तब वो D1 अपॉन KE माइनस G होता है। पर ये कैपिटल गेन टैक्स इस पे लग रहा है मतलब कि ये बिकेगा, तो ये बिकेगा मतलब कि एक डेफिनेट पीरियड है। अब डेफिनेट पीरियड है मतलब कि रिडेम्पशन में वैल्यू भी मिलेगी, तो एक तरीके से D1 + P1 अपॉन 1 + KE जो डिस्काउंटिंग होती है = हो जाता है P0। P0 हमको पता है 200, D1 जो कंटेम्पलेटिंग 18, P1 नहीं पता, 1 + KE कितना है हमारा 14%, तो 1.14 हो गया, ठीक है। जैसे जो P1 है वो P1 हमारा जो है 210 हो जाता है। अब P1 जैसे 210 हो गया तो कैपिटल गेन हो गया हमारा 10, डिविडेंड हो गया हमारा 18, ठीक है।
अब कैपिटल गेन 10 हो गया तो उस पर तो जो है टैक्स भी रख रहा है 20% का, तो 20% का टैक्स कटने के बाद कैपिटल गेन हो जाएगा 8 और डिविडेंड इनकम हो जाएगी 18। तो एक तरीके से जो है आफ्टर टैक्स रिटर्न हमने बता दिया। अब रही बात है होल्डिंग पीरियड की, तो ये जो 18 है ये 18 एक साल का ही तो है रिटर्न है, ठीक है, कि 6 महीने का रिटर्न है, एक बार देख लेते हैं। तो 18 और 8 मतलब 18 डिविडेंड इनकम और 8 कैपिटल गेन, ये तो साल भर का ही है, तो 26, ठीक है, और डिवाइड बाई P0 कितना 200, तो एक तरीके से 13% इस तरीके से रिटर्न हमने कैलकुलेट कर लिया। तो समझो कि जब कैपिटल गेन टैक्स रेट दे के रखे तो समझ जाना कि ये जो है वो एक डेफिनेट पीरियड की बात कर रहा है, जो हमने एक डेफिनेट पीरियड समझा, ठीक है। तो तब इधर जो है D1/K-G हर जगह नहीं करने का, ठीक है, तो इधर जो है इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन भी देखा जहाँ पे हम कंटेम्पलेटिंग वाला वर्ड हम जो है वो भूल गए थे, और मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर एक चीज़ हमको ये याद रखने की थी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है आफ्टर टैक्स रिटर्न पूछा तो जो है टैक्स तो काटेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहाँ पे हम जो है जब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल 2 पीरियड में हो वो 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो हम जो है वो वाले क्वेश्चन करेंगे, राइट। तब तक के लिए अपन ने जो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन करे, साथ ही साथ जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर के भी क्वेश्चन कर लिए। और रही बात है तो हमने ग्रोथ रेट और वो फ्लोटिंग कॉस्ट का कंसेप्ट भी हमने समझ लिया। तो ऐसे ही मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV।